सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आए 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनका भाई हिस्ट्री नाम का जो सब्जेक्ट है भाई उसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस वाले चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट आपकी क्या करता हूं इस वाली वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए भाई क्या है कि चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए आधुनिकीकरण के रास्ते भाई इसका नाम है। ठीक, सबसे पहले ना भाई आप ये समझिए कि आधुनिकीकरण के जो रास्ते हैं इसका मतलब क्या होता है। भाई इसका मतलब होता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण भाई क्या होता है? आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि नया जमाना, या जो लोग जो थे वो पहले अलग तरीके से रहते थे, आज के टाइम पर लोग अलग तरीके से रहते हैं। कहीं ना कहीं भाई क्या हुआ है, वो आधुनिक हो गए हैं ना, या नए हो गए हैं, नए तरीके से रहन सहन हो गया, उनके कपड़ों में चेंजेस आ गए हैं। तो यही जो होता है पूरे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बदलाव जो थे वो आए थे। ठीक है, अब देखिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक, तो देखिए भाई सबसे पहला जो यहां पर पॉइंट बताया गया है कि 19वीं है ना, 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। यानी देखो क्या हुआ था, जब 19वीं सदी चल रही थी ना, तो उस टाइम पर उसी की शुरुआत में जो चाइना है, कौन? चाइना, उसका पूर्वी एशिया पर भाई क्या था? कब्जा था। उसका क्या था? पूर्वी एशिया पर पूरा का पूरा कब्जा जमा हुआ था। चीन में लंबी परंपरा चलती आ रही थी। चीन में भाई क्या चलती आ रही थी? लंबी परंपरा चल रही थी। और उस परंपरा के तहत जो वारिस जो था वो कौन था? छिंग राजवंश था। ये छिंग जो है एक राजवंश का नाम है, और यही राजवंश जो है किस पर? चीन में जो था राज करता हुआ आ रहा था। ठीक, इसी की जो सत्ता जो थी है ना, जो कि काफी ज्यादा मजबूत थी। यानी छिंग जो राजवंश जो है इसकी सत्ता जो थी बहुत ज्यादा मजबूत थी। इस समय एक छोटा सा द्वीप भी देश था, और उस देश का नाम था जापान, जो कि अलग थलग पड़ा हुआ था। यानी ये कैसा था? अलग थलग पड़ा हुआ था भाई जापान। अब देखो जापान के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं कि जापान जो है कैसा देश है। जापान एक ऐसा देश है जो कि द्वीपीय है। कैसा है? द्वीपीय, यानी ये कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है जापान। ठीक है, और भाई इसके लगभग 250 तक जो है टुकड़े हैं। ठीक, अब देखिए भाई क्या है, ये टुकड़ों में बटा हुआ प्रतीत होता है ना, लेकिन चीन मजबूत होने के बाद भी कुछ ही दशकों के भीतर अशांति की गिरफ्त में आ गया था। देखो क्या हुआ था, चाइना जो है ये काफ़ी सॉरी ये अभी हाँ चाइना जो है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि भाई चाइना जो था काफ़ी ज़्यादा इसमें ताकतवर भी था, और इसका चाइना का पूर्वी एशिया पर अकेला का एक प्रभुत्व भी था, है ना। लेकिन उसके बाद भी भाई ये क्या था? अशांति की चपेट में आ गया था बहुत ही जल्दी। क्यों आ गया था? क्योंकि भाई चाइना के अंदर क्या हो गया था, विदेशी आक्रमण बहुत बड़े लेवल पर जो था वो होना शुरू हो गए थे। ठीक है, इसके कारण, और आपस में गृह युद्ध भी जो थे वो भी होना शुरू हो चुके थे। और क्या हुआ था? औपनिवेशिक चुनौतियों का सामना जो था ये नहीं कर पाया था। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक का मतलब होता है जब कोई भी एक देश होता है और वो किसी दूसरे देश पर अटैक कर करके उसको क्या करे? अपना गुलाम बना लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? औपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? औपनिवेश बोलते हैं। तो फिर भाई क्या था, वो इसका सामना नहीं कर पाया था। और भाई क्या था? छिंग राजवंश, ये छिंग राजवंश यही वाला है जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जो था वो जाता रहा। वह जो था कारगर सुधार यानी अच्छे सुधार जो है करने में असफल रहा। यानी कि भाई वो सुधार तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, और देश गृह युद्ध की लपेटों में आ गया। यानी देश जो था सारा का सारा गृह युद्धों में छिड़ गया। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? गृह युद्ध का मतलब होता है जब भी एक देश होता है ना, और वो देश जो होता है उसके जो नागरिक होते हैं वो आपस में ही जब लड़ने लगते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? गृह युद्ध बोला जाता है। क्लियर है? तो जो चाइना जो था वो किस में आ गया? गृह युद्ध की चपेट में जो था चाइना वो आ चुका था। तो ये सारी की सारी जो थी इस टाइम पर चीजें जो थी वो चल रही थी। और भाई क्या हुआ था? दूसरी ओर भाई क्या हुआ था? दूसरी ओर जो चीन जो था, सॉरी चीन के अलावा जो जापान जो था एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में लगा हुआ था। देखो चाइना जो था उसके हाथ से तो सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जापान जो था अब वो धीरे धीरे ताकतवर होने लगा। ठीक, और जापान ने औद्योगिकरण या औद्योगिक
अर्थतंत्र को मजबूत भी किया था। जापान ने क्या किया, अपने देश के अंदर फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे ये बड़े लेवल पर लगाना स्टार्ट कर दिए। जापान ने क्या किया, ताइवान पर कब किया, 1895 तथा कोरिया पर 1910 को जो था उसने अपने में उन्हें जबरदस्ती मिला लिया था। किसको, ताइवान को और कोरिया को। औपनिवेशिक साम्राज्य यहां पर कायम किया। औपनिवेशिक का मतलब तो जानते ही होंगे, जो कि अभी मैंने बताया था, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को, यानी इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत को अपना गुलाम बनाया था, तो वही क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। क्लियर है। तो यही उपनिवेश जो था ये कायम रहा था काफी लंबे टाइम तक। ठीक, तो और देखो भाई क्या बताया गया है, तो देखो भाई क्या था कि हाँ, जापान में भाई क्या हुआ था, ये सारी की सारी चीजें हुई थी। अब देखो भाई क्या हो गया था, जापान ने इनको अपने में कब्जे में ले लिया था। जापान में चीन को जो था, क्या था, जापान में चीन, सॉरी जापान में नहीं है, यहां पर आप इसे हटा सकते हो, इसकी जगह आप ने लगा लो। क्या लगा लो, ने। तो जापान ने भाई क्या किया, जापान ने चीन को 1895 में हराया। भाई जापान ने क्या किया, चाइना को 1895 में हरा लिया। यानी जापान जो था वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने चाइना तक को जो था वो हरा दिया था। 1894 में हराया था और 1905 में रूस को भी हरा दिया। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, यानी कि ऐसा देश बन गया जो कि काफ़ी ज़्यादा विकसित था। लेकिन साम्राज्य की लालच, यानी भाई अब इसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। ठीक, और फिर भाई क्या हुआ, ये युद्ध में ही झुक गया पूरा का पूरा। 1945 में इसने अमेरिका पर भी अटैक कर दिया। ठीक, अब लेकिन फिर भाई क्या हो गया, अटैक तो हो गया, यानी लड़ाई तो इसने अमेरिका से कर ली, लेकिन बाद में इसने अमेरिकी जो सैन्य शक्ति है उसके सामने इसे घुटने टेकने ही पड़े। क्यों, क्योंकि भाई इसने क्या किया, परमाणु बम डाल दिए थे। ये 1945 की बात चल रही है, ये जभी की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। आपको पता होगा कि 1945 के टाइम पर भाई क्या हुआ था, जब जापान जो था उसने इसके ऊपर अटैक किया था, किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो था अटैक किया था। उसके बदले में, यानी उसको मतलब जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी भाई क्या किया था, जापान पर गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से भाई क्या किया था, परमाणु बम डलवा दिए थे। लेकिन 1970 के दशक, 70 का मतलब होता है 10 साल, यानी 1970 से ये बात कर रहा है 1980 के बीच की। ठीक, दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफर जो है वो पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। देखो जापान जो था वो भले ही हार गया हो, लेकिन जापान हारने के बाद भी इतनी ज़्यादा तेजी से तरक्की की कि इसको एक चमत्कार के रूप में भी माना जा सकता है ना। यानी इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये एक तरीके का क्या है, चमत्कार है। ठीक, तो ये चीजें जो थी ये चलती आ रही थी। ठीक, अब अगला पेज पलट करके फिर यह जो था, और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया था जो पश्चिम औपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। यानी कि जो जापान जो था उसने ये सफर जो था कब स्टार्ट किया था या किस टाइम, कैसी दुनिया में स्टार्ट किया था, पश्चिम यानी अमेरिका की ओर स्टार्ट किया था। पहले जो जापान जो था वो कहीं ना कहीं किसके समर्थक में था, वो पूंजीवादी के समर्थक में नहीं था, लेकिन बाद में वो पूंजीवाद के ही समर्थक में आ गया। ठीक है, ये चीजें चल रही थी। और भाई क्या था कि उसने चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है। भाई देखो, चाइना और जापान ये दोनों ऐसे देश हैं जिनकी परंपरा एक जैसी दिखती है। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म को माना जाता है और जापान में भी बौद्ध धर्म को माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ तक कि ये भी देखोगे कि चीन और जापान जो है, इन दोनों के जो देश के जो लोग हैं वो एक जैसे दिखते भी हैं कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता था कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन जो है उसका काम करता है। देखो इन दोनों की परंपरा बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि ये दोनों ही पता है क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि इतिहास बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना मार्गदर्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना भी की थी। ठीक, इन्होंने क्या किया, सरकारी विभाग भी बनवाए थे। और भाई क्या किया था, सीमा छियन, ठीक है, सीमा छियन को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार भी जो था इन्होंने माना था। भाई एक सीमा छियन
ये एक व्यक्ति था, ये एक प्राचीन या फिर एक बहुत ही बड़ा इतिहासकार माना जाता था। ठीक है, जापान जो था इसमें भी चीनी संस्कृति का प्रभाव के चलते ही इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया गया था। देखो, चाइना में भी जापान को जो था बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, और जापान में भी, क्योंकि जापान और चीन इनकी कहीं ना कहीं हमें परंपरा बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो इन देश के जो लोगों ने भाई क्या किया था, अपनी जो परंपरा है, ठीक, इन सारी की सारी चीज़ों को भी भाई इन्होंने भी क्या कर दिया था, स्टार्ट टाइप का, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक जैसा जो था ये इतिहास को वैल्यू देते थे। ठीक है, अब देखो और क्या था कि हाँ, जापान में चीनी संस्कृति के प्रभाव के चलते, ठीक है, मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था 1869 में एक ब्यूरो, इसकी स्थापना। देखो, एक ब्यूरो की स्थापना हुई। ब्यूरो क्या था, ये क्या काम करता था? ये ब्यूरो जो था ये पुरानी चीज़ों की खोजबीन करता था। ठीक, इसकी स्थापना की गई और अभिलेखों को इसमें इकट्ठा करने की इसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि हाँ भाई, अब तुम क्या करोगे, जो भी पुरानी चीज़ें इनको तुम इकट्ठा करोगे। और फिर इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए में लेखन करना भी था। इसका एक और उद्देश्य बना। कौन सा उद्देश्य? ये बनाया गया कि भाई अब तुम क्या करोगे, जो मेजी जो लोग जो थे, जो कि जीते थे, उनके बारे में तुम लिखोगे और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करोगे, जिससे भाई क्या हो सकता है कि उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी। और भाई क्या हो गया कि लिखित शब्द जो था उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान था। भाई लिखित शब्द यानी कि जो चीज़ें हाथों से लिखी जाती थी उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी दी जाने लगी थी। ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी। अब भाई देखो, इसके चलते चलते और भाई क्या हुआ था कि सॉरी, पेन गिर गया था। ठीक है, इसका नतीजा यह निकला कि जो लिखे हुए जो स्रोत जो थे अब लोगों को उपलब्ध होने लगे। अब देखो क्या हुआ, जब लोगों ने लिखी हुई चीज़ों को वैल्यू दी, ठीक, और लिखाई को ज़्यादा महत्व दिया, तो भाई क्या हुआ, इसका नतीजा यह हुआ कि भांति के जो लिखित हुए जो स्रोत हैं अब वो लोगों को उपलब्ध हुए। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक परिचय। देखो क्या हो गया कि अब हमने इन सारी चीज़ों को संभाल कर रखा, हमने नहीं, सॉरी, जापान और चीन ने। तो इनका फ़ायदा पता है क्या हुआ कि इनके बाद जितनी भी पुस्तकें इनकी हुई ना, उनके लिए अब ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो गई, है ना, जिससे वो पुरानी चीज़ों के बारे में आसानी से पता लगा सकते थे। तो ये चीज़ थी। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। चाइना अलग तरीके से, चाइना बिल्कुल टूटा हुआ है और वहीं ये एशिया के अंदर है। सॉरी, मैंने अभी बोला चाइना टूटा हुआ नहीं, जापान बिल्कुल टूटा हुआ है और वहीं पर चाइना जो है वो एशिया के अंदर ही है। चीन जो है वो विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु भी है। ठीक, और मुख्य क्षेत्र जो है वो प्रमुख 3 नदियाँ हैं। भाई चीन में 3 प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, अब उन 3 प्रमुख नदियाँ जो है उनके बारे में भी देखते हैं। तो देखो, चीन में जो प्रमुख 3 जो नदियाँ हैं, ठीक, उनमें से एक है पीली नदी। अब भाई ये पीली नदी कौन सी है? इसे हुआंग के नाम से भी जाना जाता है। जो ये पीली नदी है ना, इसको किसके नाम से जाना जाता है? हुआंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। यांगत्से नदी, इसको छांग जियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। जो यांगत्से जो नदी है ना, इस नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये था। और पर्ल नदी, ये भी एक नदी है। ठीक है, तो इन सारी नदियों के नाम आप कोशिश ये करना कि आपको याद हो जाए। चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, अब देखो चाइना जो है इसका बहुत बड़ा हिस्सा कैसा है? पहाड़ी टाइप का है। चाइना का हिस्सा हमेशा याद रखना पहाड़ है। आपको पता है हिमालय पर्वत भी है उधर की साइड। हिमालय वैसे नेपाल में है, लेकिन काफ़ी हिस्सा उसका चाइना में भी है। और हान, चाइना का जो प्रमुख जो शहर है उसका नाम है हान। सॉरी, मैंने अभी बोला शहर नहीं, प्रमुख जो जाति है उसका नाम है क्या? हान। और प्रमुख जो भाषा है वो है चीनी। जापान एक द्वीप श्रृंखला है। जापान अब वहीं इसके विपरीत, यानी बिल्कुल इसका उल्टा। जापान कैसा है? जापान जो है वो एक द्वीप वाला देश है। भाई ये किसमें था? ये महाद्वीप था, लेकिन ये द्वीप का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक, और इसके 4 प्रमुख बड़े द्वीप भी हैं। पहले का नाम है किसके? जापान के। पहले का नाम है होशू, दूसरे का नाम है क्यूशू, तीसरे का नाम है शिकोकू, चौथे का नाम है होकाइदो। ये प्रमुख 4 जो है इसके शहर हैं या द्वीप हैं।
ठीक, मुख्य द्वीपों को 50% से अधिक जमीन पहाड़ी, भाई इनकी जो मेन जो द्वीप हैं उनकी लगभग 50% हिस्सा ऐसा है जो कि कैसा है, पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। जापान कैसा, जापान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत जल्दी ही भूकंप आता है। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फसलें नहीं उत्पन्न हो पाती हैं इतनी ज़्यादा। ठीक, जापान बुनियादी फसल, आपको पता होगा जापान और चाइना के लोग बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं उल्टी सीधी। ठीक है, इनके यहाँ पर ये सारी परंपरा नहीं है कि ये जानवरों को पालें। हमारे यहाँ पर क्या रहता है कि कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं, लेकिन ये उल्टा उनको खा लेते हैं, है ना। चावल बुनियादी फसल है, यानी यहाँ पर मेन रूप से जो फसल खाई जाती है वो कौन सी है, चावल है। ठीक, और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक, अब अगला वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक को देखते हैं। हाँ, अब इसका जो नाम है ये कि जापान में राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में भी बात करेंगे कि जापान जो है इसमें राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कैसी है। ठीक, अब जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। देखो जापान जो है इस पर क्योतो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसकी राजधानी है, उसमें रहने वाले जो सम्राट थे उसका शासन होता था क्योतो पर। लेकिन 12वीं सदी आते आते भाई सत्ता जो थी वो शोगुनों, है ना, किसके, शोगुनों के हाथ में जो थी वो आ गई थी और सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। भाई ये क्या करते थे, ये राजा के नाम पर ही शासन किया जाता था। 1603 से लेकर के 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग जो थे वो शोगुनों पद पर कायम रहे। देश जो था वो 250 भागों में बटा हुआ था। कौन सा देश, जापान, जिसका शासन जो था वो कौन करता था, दैम्यो चलाते थे। यानी इनको कौन चलाता था, 250 को दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन क्या करते थे, ये इन पर नियंत्रण रखते थे। ठीक, यानी इन पर नियंत्रण रख लिया, बात खत्म। शोगुन दैम्यो को लंबे, शोगुनों ने क्या किया था, दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी में जाने का आदेश दे दिया और राजधानी का नाम एदो था पहले और आज के टाइम पर टोक्यो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आदेश दे दिया था ताकि उनकी तरफ से कोई भी खतरनाक या फिर कोई भी खतरा ना रहे। शोगुन क्योंकि भाई आपको पता होगा कि जो सारे के सारे दैम्यो थे ये कहीं ना कहीं भाई क्या था, शोगुनों पर वो थे एक तरीके से क्या नाम है, खतरा, क्योंकि ये पावरफुल होते जा रहे थे इसलिए। और शोगुन प्रमुख शहर और खदानों पर नियंत्रण भी रखते थे। सामुराई यानी योद्धा वर्ग, यानी कि ये सामुराई ऐसे होते थे जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करते थे, शासन करने वाले कुलीन थे और शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में भी थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने क्या किया, आगे के विकास में बहुत ही ज़्यादा तैयारी की या आगे के विकास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तो ये चीज़ें थी। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक, अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो मैं बताऊँ और आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि भाई क्या हो सके, आप लोग अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकें। तो बताएं जरूर, है ना। तो चलिए भाई अब अगला वाला ये जो टॉपिक है इसे भी स्टार्ट करते हैं। पहला, अब देखो भाई उन्होंने क्या किया, अपने कंट्रोल जो था वो बढ़ाने के लिए, ठीक, क्या क्या किया उन्होंने। तो पहला उन्होंने ये काम किया कि किसानों से हथियार जो थे वो ले लिए। अब हथियार किसी के पास नहीं रहेंगे, केवल और केवल समुराइयों के पास रहेंगे, यानी कि जो लड़ाई लड़ते हैं योद्धा उनके पास। दूसरी बात कि दैम्यो को भाई क्या किया, अपने क्षेत्रों की क्या करने को कहा, क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के लिए आदेश उन्हें दे दिया कि अब तुम जाओ और तुम वहीं पर रहो। क्यों कहा ऐसा, इसलिए कहा ताकि वो उनसे बच सकें। तीसरा ये था कि मालिक और जो सारे के सारे करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा कि किसके पास कितनी जमीन है। इन सब चीजों की अब जांच पड़ताल होगी। इन सब का मिला जुला मकसद केवल एक ही था, राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना। भाई ये सारी चीजें इसलिए की जा रही थी ताकि राजा जो है वो स्थायी तौर पर टैक्स जो है उसकी प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो था ये सारी चीजें की जा रही थी। ठीक, दैम्यो की राजधानी यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। ठीक, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला देश जो था वो माना जाता था। ठीक, तो ऐसी चीजें थी उस टाइम पर। अब देखो भाई इतना ही नहीं, यहां तक कि अब देखो आगे अब ये क्या है कि
इससे वाणिज्य, अब भाई जो एदो जो था ये काफी ज्यादा फेमस माना जाता था जनसंख्या वाला, है ना। इसमें वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास भी हुआ था। वित्त का मतलब रुपए पैसे से जुड़े हुए, और ऋण यानी उधार, ठीक, ये सारी चीजें। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। भाई जो सारी की सारी चीजें जो थी वो उसके पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझे जाने लगी थी, ठीक। शहरों में जीवन संस्कृति लिखने लगी थी। अब भाई ऐसी संस्कृति होगी जो कि जीवित थी, जीवित यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं अब खुद की अच्छी तरीके से ऐसी संस्कृति जो बिल्कुल असली लगती थी, है ना। कलाओं को प्रोत्साहन यानी टैलेंट को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि लोगों को पढ़ने का जो था वो बहुत ज्यादा शौक था, और होनहार लेखकों के लिए यह बहुत ही ज्यादा संभव हो सका कि वह केवल लेखक या लेखन से ही अपनी जीविका चला सकते थे। देखो अब जो लोग पढ़े लिखे थे अब उनके लिए अपना रोजगार कमाना बड़ा आसान था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अब वो चीजों को लिख सकते थे, जिसकी वजह से उनको काफी अच्छी खासी रुपया भी मिल जाते थे। एदो में लोग जो था वो नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब जो था वो क्या करते थे, किराए पर ले सकते थे। देखो भाई क्या होता था कि नूडल जो थे इनके लिए लोग जो थे किताबें लिख देते थे नूडल पर, नूडल किस प्रकार से बनाई जाती है या नूडल खाने से कैसा फील होता है, तो इस प्रकार से, और वो किताबें खूब बिकती भी थी। तो ये था इसमें यह पता चलता है, इससे भाई क्या पता चलता है, यह पता लगता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था। इससे भाई हमें साफ साफ ये पता लग जाता है कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता होगा उस टाइम पे पढ़ना, है ना। तो ये चीज़ थी। अब देखो अगला वाला जो पेज है वो ये है। अब देखो भाई इसमें क्या बताया गया है, अब इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भाई ये बताया गया है कि जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा, ऐसी विलासी यानी आराम वाली वस्तुएं जो था वो खरीदा करता था। आयात का मतलब खरीदना, ठीक। और इन आयातों के लिए वो क्या करता था, चांदी और सोने में कीमत जो था वो देता था उल्टा। भाई देख लो कितना ज्यादा फायदा होता था। इससे अर्थव्यवस्था पर उसकी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा, है ना, तोकुगावा ने कीमती जो धातुएं हैं उनकी निर्यात यानी उनको देने पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो के जो निशिजिन में रेशम उद्योगों के विकास के लिए भी कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, अब वो रेशम की चीजें हमारे जैसे देशों से खरीदते तब वो चीज उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने वो चीज अपने देश में की, क्योंकि ताकि हम चांदी से दे करके अपना भुगतान ना करें। कौन? जापान के लोग। निशिजिन का रेशम सारी की सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन रेशम माना जाता था, ठीक है। कौन सा वाला रेशम? निशिजिन का रेशम, ठीक। ये रेशम जो था ये दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का रेशम जो था वो माना जाता था। क्लियर? तो ये चीजें जो थी इसके अंदर बताई गई थी। अब आगे का जो है यानी कि ये वाला टॉपिक है मेजी पुनर्स्थापना। यहां से हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है केवल एक ही पार्ट यानी इस वाले पार्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। रीजन ये है कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए भाई। इसको मैं लगभग 2 या 3 डिवाइड में बांट करके क्लियर कर दूंगा ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही आपसे एक प्यारी सी वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।